मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मैं एक पेशावर चोर हूँ। दूसरे मुख्तलिफ पेशों की तरह ये भी एक पेशा है। मालूम नहीं लोग इसे क्यों बुरा समझते हैं। दूसरे पेशों में तो सिर्फ मेहनत और लगन दरकार होती है। चोरी करने में मेहनत, लगन और पेशावराना महारत के साथ रिस्क भी शामिल होता है। अब आप कहेंगे कि दूसरों की इजाज़त के बगैर उनकी दौलत लूट लेना गैर इखलाकी काम है। तो जनाब, किसी अमीर शख्स की दौलत में से हस्बे ज़रूरत माल ले लेना कोई गलत काम तो ना हुआ। अगर यही अमीर लोग अपनी दौलत का एक हिस्सा खुद ज़रूरतमंद अफराद के लिए वक्फ कर दें तो मुझ समेत कई दूसरे चोरों को अपनी जान खतरे में न डालनी पड़े। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर दौलतमंद अफराद अपनी कुछ दौलत से मुस्तहिक अफराद को सहारा दे दें तो माशरे से चोरी चकारी का पेशा ही ख़त्म हो जाए। लेकिन नहीं, अमीर लोगों की समझ में ये बात कभी नहीं आएगी। महंगे होटलों में जाकर पैसा लुटा देंगे, इलाज के नाम पर महंगे डॉक्टरों और अस्पतालों से लुटना पसंद करेंगे। लेकिन कोई अगर उनका थोड़ा सा पैसा बकदरे ज़रूरत चुरा ले तो शोर मचा मचा कर आसमान सर पर उठा लेंगे। पुलिस के बड़े बड़े अफसरान तक रसाई हासिल करेंगे। टीवी और अखबारी नुमाइंदों को अपनी बिपता सुनाएंगे। हुकूमत के आला अहदेदारों से इंसाफ की अपील करेंगे। और अगर चोर बदकिस्मती से पकड़ा जाए तो पूरी कोशिश करेंगे कि गरीब को फांसी चढ़ा दिया जाए। यही वजह है कि मैं इन अमीर लोगों के महलों में चोरी करते हुए कोई शर्मिंदगी या आर महसूस नहीं करता। हाँ, मेरी हद्दुल मकदूर कोशिश होती है कि किसी मुतवस्सित तबके या निचले तबके का कोई शख्स मेरी जद में ना आ जाए। अपने पेशे में महारत हासिल करने के लिए मैंने बरसों दर दर की खाक छानी थी। मुख्तलिफ उस्तादों से हुनर सीखे थे और कुछ कारीगरी सीखने के लिए तो जानबूझकर जेल गया था, क्योंकि मतलूब उस्ताद उन दिनों जेल में था। इससे आप मेरी जुस्तजू और लगन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लर्ज़ाखेज़ और नाकाबिल फरामोश वाक़यात पेश आते हैं जो उसकी ज़िंदगी का रुख तब्दील करके रख देते हैं। बहैसियत चोर मैंने ज़िंदगी में लातादाद और जानलेवा हालात का सामना किया है। लेकिन जो वाक़या मैं ज़ीशान इकबाल अज़मी साहब की मार्फत आपके सामने दोहराने जा रहा हूँ, उसके बारे में सोचने से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सर्दियों की एक कुहर आलूद रात थी। ठंड अपने ज़ोरों पर थी, इसलिए रात जल्द ही बाजार और सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। मेरे काम के लिए एक निहायत मौजू रात थी। मैंने काफ़ी दिन पहले से एक बंगले को ताका हुआ था और मुख्तलिफ औकात में उस बंगले का जायज़ा लेकर और फिर इधर उधर से मालूमात हासिल करके मैंने इस अमर को यकीनी बना लिया था कि मेरा मतलूबा हदफ कम से कम मुश्किल और ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद साबित हो। मेरी मालूमात के मुताबिक बंगले के मकीन सिर्फ 2 मियाँ बीवी थे और वो दोनों ही मुलाजमत से वाबस्ता थे। उनके अलावा बंगले में एक जुज़ वक्ती नौकर और एक कुल वक्ती चौकीदार था। मैंने ये बात बतौर ख़ास नोट की थी कि चौकीदार बिल्कुल मुस्तैद नहीं था और हमा वक्त दरवाजे के पास ही बैठा रहता था। उसकी ज़्यादातर तवज्जो बंगले की बजाय रेडियो सुनने या मूछें संवारने पर होती थी और मेरी नुक्ता नज़र से ये बात बहुत अच्छी थी। रात गहरी होने के बाद मैंने अपना मखसूस सियाह चुस्त लिबास पहना, ज़रूरी आलात से लैस होकर अपना बैग कंधे पर डाला और टहलता हुआ अपने मतलूबा बंगले की तरफ चलने लगा। हस्बे तवक्को सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। आज हवा भी मामूल से कुछ ज़्यादा तेज़ और सर्द थी। बिजली के महकमे की काबिल सताइश कारकर्दगी की वजह से स्ट्रीट लैंप तारीक पड़े थे और सड़कों पर तारीकी का राज था। कहीं कहीं कोई इकलौता टिमटिमाता हुआ जर्द बल्ब अंधेरे से जिद्दोजहद करता नजर आ जाता। बिजली के महकमे के इस ताउन के लिए चोर बिरादरी हमेशा उनकी ममनून रही है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि रात का ज़्यादा गुजरना मेरे हक में ज़्यादा बेहतर था। इसलिए मैं इत्मीनान से टहलता हुआ माहौल पर तायराना नज़र डालता चला जा रहा था। दुकानें बंद पड़ी थी और घरों के खिड़की दरवाजे भी बंद नजर आ रहे थे। कभी कभार कोई एक आध राहगीर बगलों में हाथ दबाए तेजी से चलता हुआ गुजर जाता था। मतलूबा बंगले के पास पहुंचकर मैं उसके मरकजी गेट के सामने से गुजरा ताकि सूरत हाल का जायजा ले सकूं। गेट पर एक 200 वोल्ट का बल्ब चल रहा था। चौकीदार शायद गेट के अंदर चारपाई डालकर लेटा हुआ था, क्योंकि रेडियो से हल्की हल्की मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। मैं घूमकर अकबी सिमत में पहुंचा। बंगले की अकबी दीवार के साथ एक सफ़ेदे का दरख्त मौजूद था, जिसे मैं कई दिन पहले ही ताक चुका था। दरख्त के पास पहुंचकर मैंने कमर से बंधी बेल्ट खोली और दरख्त के गिर्द घुमाकर दोनों हाथों से पलटकर सिरे थाम लिए। ये इस किस्म के दरख्तों पर चढ़ने की एक मौसर और महफूज तकनीक थी।
بیلٹ کی مدد سے میں درخت کے تنے پر پیر جماتا ہوا کچھ ہی لمحوں میں دیوار کے سرے تک پہنچ گیا۔ دیوار پر کانچ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے، لیکن میں پوری طرح تیار تھا۔ درخت سے لٹکے لٹکے میں نے ہاتھ سے اپنے بیگ کی زپ کھول کر چادر نکالی اور دیوار پر پھینک دی۔ دوسرے ہی لمحے میں درخت سے ہاتھ چھوڑ کر دیوار پر پیر رکھے اور گھر کے اندر کود گیا۔ میرے پیروں میں موجود ربڑ سول جوتوں کی وجہ سے کوئی خاص دھمک پیدا نہیں ہوئی۔ میں چند لمحوں تک یوں ہی دبکا بیٹھا کسی متوقع لاہے عمل کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے کودنے کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی تو میں اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ حسب توقع مقفل تھا، لیکن ایسے تالے کھولنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے جیب سے ایل کی شکل کی ایک چھوٹی سی راڈ جو ایک مڑی ہوئی تار تھی نکالی۔ راڈ کو تالے کے اوپری حصے میں پھنسانے کے بعد میں نے مڑی ہوئی تار تالے کے سوراخ میں ڈال کر ایک مخصوص طریقے سے ہلائی اور پھر راڈ کو گھمایا تو ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ کمرہ روشن ہو گیا۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اب اسے میں اپنی بدقسمتی ہی کہہ سکتا تھا کہ وہ کمرہ دراصل کچن تھا جس کے عقبی دروازے سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ کچن میں اس وقت ایک موٹی عورت شف خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں کھڑی تھی۔ ابھی اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے حلق سے ایسی چیخ برآمد ہوئی جیسے اس کے سامنے کوئی آدمی نہیں بلکہ 3 سر اور 4 ہاتھ والی کوئی بلا نمودار ہو گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجی اور پھرتی سے واپس مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اب اس عورت کی چیخیں پورے بنگلے میں گونج رہی تھی۔ میں نے واپس دیوار کے پاس پہنچ کر کمر سے بندھی ہوئی رسی کھولی جس کے ایک سرے پر آنکڑا بندھا ہوا تھا۔ رسی کو 2-3 بار جھولا دینے کے بعد میں نے مخصوص مہارت سے اسے دیوار کی طرف اچھالا تو پہلی ہی بار میں آنکڑا دیوار میں جا کر پھنس گیا۔ میں رسی کی مدد سے دیوار پر پاؤں جماتا ہوا دیوار پر چڑھنے لگا۔ ابھی میں دیوار کے سرے تک پہنچنے ہی نہ پایا تھا کہ مجھے بنگلے کی طرف سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ یقیناً بنگلے کے مکین اور چوکیدار وغیرہ کو میری آمد کی تفصیلات مل چکی تھی اور اب وہ اسی طرف آ رہے تھے۔ جیسے ہی میرے ہاتھ دیوار کی منڈیر تک پہنچے میں نے ایک موٹی توند والے گنجے آدمی کو چوکیدار کے ساتھ بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر پیر منڈیر پر جمائے اور باہر کود گیا۔ بنگلے کی دیوار خاصی اونچی تھی، لیکن اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ہاتھ پیر سنبھال کر کودنے کے باوجود میرا بایاں ٹخنا کسی پتھر سے ٹکرا کر بری طرح مڑا اور میرے منہ سے بے ساختہ ایک کراہ نکل گئی۔ خود پر قابو پا کر میں جیسے تیسے اٹھا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی میں گلی کے سرے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ چوکیدار کی تیز سیٹی کی آواز سے پورا علاقہ گونجنے لگا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گلی میں ٹارچ کی لہراتی ہوئی روشنی نظر آ رہی تھی۔ شاید چوکیدار میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے زیر لب اسے گالی دی اور اپنی رفتار ممکنہ حد تک بڑھا دی، حالانکہ میرے بائیں ٹخنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور بایاں قدم زمین پر رکھتے ہی درد کی ایک لہر ٹخنے سے ہوتی ہوئی میری پوری ٹانگ میں سرایت کر جاتی۔ لیکن میں دانت بھینچ کر مسلسل بھاگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ چوکیدار جلد میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسے اپنی غفلت کا احساس تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے میں بنگلے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اپنی نوکری بچانے اور مالک کی نظر میں ہیرو بننے کی یہی صورت تھی کہ وہ مجھے پکڑ کر اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیتا۔ مجھے جیل جانے میں کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی چور کے پکڑے جانے پر پہلے سب مل کر چور کی اچھی خاصی دھلائی کرتے ہیں۔ محلے کا ہر فرد، ہر نوکر، ہر ایرا غیرہ چور کو یوں پیٹتا ہے جیسے چوری اس کے گھر ہوئی ہے۔ یہ چور کو سزا کم دیتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی کی محرومیوں کا غصہ نکالتے ہیں۔ تیز مزاج بدتمیز اولاد، مہنگائی چڑچڑا باس، کم آمدنی ترقی کرتے دوست، دسترس سے باہر خوبصورت لڑکی، بوڑھے بیمار والدین اور اسے کئی معاملات کی بھڑاس وہ اس چور پر ہی نکالتے ہیں۔ فی الحال ان کو ایسا موقع دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چوکیدار نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور اب وہ مسلسل میرے پیچھے ہی دوڑ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر گلیوں میں گھوم کر اسے جل دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے بھی آج شاید ٹھان لی تھی کہ اپنی نوکری نہیں جانے دے گا۔ سالوں میں ایک آدھ بار تو اسے ہاتھ پیر ہلانے کا موقع ملتا ہوگا۔ ادھر میری یہ حالت تھی کہ پیر کی تکلیف کی وجہ سے میری رفتار لمحہ بہ لمحہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میں جلد ہی چوکیدار کو اپنے تعاقب سے نہ جھٹکتا تو وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر ایک پرانے مکان پر پڑی جو پوری طرح سے تاریک پڑا تھا۔ آس پاس کے مکانوں میں برآمدے کے بلب جلتے نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ مکان خالی پڑا تھا، کچھ دیر چھپنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہو سکتی تھی۔
गो ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा था कि मकान खाली है, लेकिन उस वक्त रिस्क लिए बगैर कोई चारा नहीं था। मैंने मकान के दरवाजे पर हुनर आजमाई की और फिर अगले ही लम्हे में मकान के अंदर था। दरवाज़ा बंद करते ही मैं सांस रोककर दीवार के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ करीब आने के बाद लम्हा ब लम्हा दूर जाने लगी और फिर मालूम हो गई। चौकीदार यकीनन मेरी तलाश में आगे जा चुका था। फिलहाल मेरा यहाँ छुपे रहना ही बेहतर था। अभी मैं सोच ही रहा था कि जेब से टार्च निकालकर मकान का जायज़ा लूं कि अचानक एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कौन है? ये एक निस्वानी आवाज़ थी जो मकान के अंदर कहीं से आई थी। मैं होशियार होकर अपनी जगह दुबक गया। इसका मतलब था कि मकान बहरहाल खाली नहीं था। वापस बाहर जाने का मतलब अपनी शामत को आवाज़ देना था, और अगर इस मकान के लोग शोर मचा देते तो भी बुरा हशर होना था। अभी मैं कोई लाहे अमल सोच ही रहा था कि मुझे कुछ कदम के फासले पर एक औरत खड़ी नजर आई, जिसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी। वो इस कदर अचानक सामने आई थी कि मुझे हिलने का मौका भी नहीं मिला। अब अमलन में फंस चुका था। कौन हो तुम? उसने जैसे उलझन के आलम में पूछा। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। उस औरत के चेहरे के तासुरात का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसे यहाँ किसी चोर की आमद की तवक्को नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ या परेशानी नहीं थी, सिर्फ हैरत थी। वो दरअसल मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, तो मैं जान बचाने के लिए यहाँ पहुंचा। अगर आप मुझे कुछ देर यहाँ छुपा रहने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने जल्द अज जल्द एक कहानी घड़कर सुनाते हुए कहा। साथ ही मेरे चेहरे पर मासूमियत और शराफत के तासुरात कायम कर लिए। परेशानी की अदाकारी करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं उस वक्त वाकई परेशान नजर आ रहा था। औरत कुछ देर तक खड़ी सपाट नज़रों से मुझे घूरती रही। फिर उसके होठों पर एक फीकी और बेजान सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। आ जाओ, अंदर आ जाओ, ये कहकर वो मुड़ी और वापस अंदर जाने लगी। मैं लंगड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। ये एक छोटी सी राहदारी थी, जिसके अख्तिताम पर एक हालनुमा कमरा मौजूद था, जिसके अतराफ में कमरे मौजूद थे। वस्ती दीवार के एक तरफ सीढ़ियाँ भी मौजूद थी, जो यकीनन ऊपरी मंजिल को जाती थी। बाहर से यह मकान जितना पुराना और खंडरनुमा लग रहा था, अंदर से उसके बिल्कुल बरक्स था। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज़ और उसके गिर्द कुर्सियाँ मौजूद थीं। औरत ने मोमबत्ती ले जाकर मेज़ पर रख दी। मैं भी एक कुर्सी पर जाकर टिक गया। यहाँ रोशनी क्यों नहीं है? आसपास के घरों में तो बिजली आ रही है, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, पता नहीं क्या होगा, पहले भी रोशनी थी, फिर पता नहीं क्यों अंधेरा हो गया, औरत ने अजब गोलमोल लहजे में कहा। अचानक किसी ने जोर से बाहर का दरवाज़ा धड़धड़ाया। मैं चौंक कर उठ खड़ा हुआ। मैं देखती हूँ, औरत ने सपाट लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हमको मालूम है तुम इधर ही छुपा है, चोर का बच्चा। तुम्हारा कीचड़ वाला पैर का निशान इधर तक ही आया है। बाहर से चौकीदार की गुस्से भरी आवाज़ आई। मैंने बेसाख्ता अपने पैरों की जानिब देखा। मेरे पैर वाकई मिट्टी और कीचड़ में अटे हुए थे। अब न जाने ये कीचड़ कहाँ से पैरों में लगी थी, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। अगर चौकीदार उस औरत को बता देता कि मैं एक चोर हूँ, तो ये मकान जो मेरे लिए जाए पनाह था, एक चूहेदान बन जाता। अब मुझे इस मकान से निकलना था, लेकिन सामने के रुख पर चौकीदार मौजूद था। चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। ये सोचकर मैंने मोमबत्ती उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि हवा का एक तेज़ झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। ये बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि कमरे में हवा का कोई गुजर न था। जितनी देर मैं यहाँ बैठा रहा था, मुझे मामूली सी हवा भी महसूस नहीं हुई थी, ना ही मोमबत्ती का शौला लहराया था। ये तो ऐसा लगा था जैसे किसी ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी हो, मगर उस वक्त मेरे पास इन बातों पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैंने जेब से छोटी सी टार्च निकालकर रोशन की और उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जो पहली मंजिल की तरफ जा रही थी। अगर मुझे किसी कमरे की खिड़की के बाहर कोई सेवरेज पाइप मिल जाता तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता था। पहली मंजिल पर पहुंचकर जो पहला दरवाज़ा मुझे नज़र आया, मैं उसमें दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब नागवार सी बू मेरे नथनों से टकराई। शायद कमरे में चूहों का आना जाना था। मैंने टार्च की महदूद रोशनी में कमरे का जायज़ा लिया। कमरे में एक कदादम अलमारी और सिंगार में इसके अलावा एक जहाज़ी साइज़ का बिस्तर भी मौजूद था, जिस पर कोई कंबल ओढ़े सो रहा था। मैंने फ़ौरन टार्च का रुख ज़मीन की जानिब कर दिया, ताकि जो कोई भी बिस्तर पर सो रहा है वो जाग न जाए। टार्च बुझाने का खतरा मैं इसलिए मोल नहीं ले सकता था कि इस तरह कमरे में घुप अंधेरा हो जाता और फिर मैं अंधेरे में किसी चीज़ से टकरा भी सकता था।
मैं दबे पांव उस खिड़की की तरफ बढ़ा जो कमरे की अकबी दीवार में नस्ब थी। खिड़की के करीब पहुंचकर मैंने बिस्तर पर एक नज़र डाली। ये कोई औरत थी जो 4 बच्चों को अपने बराबर लिटाकर सो रही थी। टार्च का रुख ज़मीन की तरफ होने की वजह से मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके बेहिसो हरकत होने से मालूम हो रहा था कि ये सब गहरी नींद में है। मैंने आहिस्ता से खिड़की की चटखनी गिराई और पूरी एहतियात से खिड़की का पट इस तरह खोला कि कोई आवाज़ पैदा ना हो, लेकिन ये देखकर मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई कि खिड़की में सलाखें लगी हुई थी। मैंने खिड़की का पट वापस बंद किया तो अचानक चरचराहट की आवाज़ पैदा हुई। ये आवाज़ सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि आवाज़ खासी ऊंची थी और किसी न किसी आंख का खुलना लामोहाल था। लेकिन इस कदर तेज़ आवाज़ के बावजूद सब सोए पड़े रहे। मैंने ताज्जुब से बिस्तर की जानिब देखा। नीम तारीकी में उनके हेवले बेहिसो हरकत नजर आ रहे थे। ये एक अजीब बात थी। एक औरत और 4 बच्चों में से कोई कसमसाया तक नहीं। मैंने हिम्मत करके टार्च का रुख बिस्तर की जानिब किया। दूसरे ही लम्हे मेरे हलक से घुटी घुटी सी चीख निकल गई और मैं लड़खड़ा कर पीछे की जानिब गिर पड़ा, क्योंकि जिन्हें मैं सोया समझ रहा था वो दरअसल मुर्दा लाशें थीं। चेहरे और जिस्म का गोश्त जगह जगह से उधड़ चुका था और उनमें से जिस्म की हड्डियां साफ नजर आ रही थी। ये एक निहायत ही भयानक और लर्ज़ाखेज मंजर था। ये लाशें न जाने कब से यहाँ इस हालत में पड़ी थी। कमरे में बू भी इन्हीं लाशों की वजह से फैली हुई थी। मैं किसी तरह हवास मुज्तमा करके गिरता पड़ता कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलकर मैं हाँफता कांपता सीढ़ियों से नीचे जा पहुंचा। जैसे ही मैं बैरूनी दरवाजे वाली राहदारी के करीब पहुंचा, बाहर से किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैं फौरन दूसरी तरफ पलटा और नगड़ाता हुआ निचली मंजिल के कमरों की तरफ भागा। पहले 2 कमरों के दरवाजे मुकफ्फल थे। तीसरे कमरे के दरवाजे के हैंडल पर मैंने जैसे ही हाथ रखा वो घूम गया। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था। कोई फर्नीचर, कोई सामान नहीं था, लेकिन कमरे में काफ़ी सारे लोग खामोशी से खड़े हुए थे। उनका अंदाज इतना गैर फितरी था कि पहले तो मेरी समझ में कुछ आया ही नहीं कि खाली कमरे में इतने लोग खामोश क्यों खड़े हैं। फिर मैंने टार्च की रोशनी का रुख उनके चेहरों की जानिब किया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि सबके चेहरे लाशों की तरह सफ़ेद हैं और सबकी आंखें ऊपर की जानिब चढ़ी हुई हैं। खैर, मैंने टार्च का रुख वापस ज़मीन की तरफ किया तो मुझे फिर झटका लगा कि सबके पैर ज़मीन से 6 इंच ऊपर हवा में मोलक थे। मुझ पर बेख्तियार कपकपी तारी हो गई। अचानक मैंने महसूस किया कि ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानी बढ़ रहे हैं। मैं घबरा कर पलटा और कमरे से बाहर निकलकर भागता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका। अभी मैं राहदारी में ही पहुंचा था कि किसी ने पीछे से मुझे जकड़ लिया। मेरे हलक से चीख निकल गई, कहाँ जाता है चोर का बच्चा, आज तुमको पकड़ लिया। ये वही चौकीदार था जो मेरा पीछा कर रहा था। भागो भागो, ये मकान आसेब ज़दा है, यहाँ बदरूहें मौजूद हैं, भागो। मैंने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बकवास करता है खबीस का बच्चा, आज हम आसेब को भी देख लेगा मगर तुमको नहीं छोड़ेगा, चौकीदार ने दुरुस्त लहजे में कहा। अचानक मकान अजीबोगरीब पुरहौल आवाज़ों से गूंजने लगा। चौकीदार ने घबराकर मुझे छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज़ें मकान के दरो दीवार से उभर रही हों। ये ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ें थीं जिनको सुनकर हाथ पैरों से जान निकली जा रही थी। अचानक चौकीदार का जिस्म हवा में यूं उठने लगा जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़कर उठा लिया हो। खौफ के मारे चौकीदार की आंखें बाहर को भलाई थी और वह हवा में बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। अचानक उसका जिस्म पिछली जानिब से दोहरा हुआ और साथ ही फिजा में रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज़ उभरी। चौकीदार का हाथ पैर मारता जिस्म ढीला पड़ गया। मेरे तो वहाँ वैसे ही औसान खता हो चुके थे, लेकिन उस वक्त न जाने कहाँ से मुझ में इतनी कुव्वत आ गई कि मैं एक लम्हा भी रुके बगैर दरवाजे की तरफ भागा। मेरे पीछे कई गैर इंसानी आवाज़ें उभरी, लेकिन मैं पलटकर देखे बिना भागता रहा और मकान से बाहर आ गया। मकान से बाहर आकर भी मैंने इधर उधर नहीं देखा और भागता चला गया। न जाने कितनी देर में और कैसे मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा और घर में दाखिल होते ही फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। अगले रोज़ न जाने कब मुझे होश आया। मुझे तेज़ बुखार था और मेरा जहन पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। नीमगशी की कैफियत में मैंने अपने एक साथी को फ़ोन करके इत्तला दी कि मुझे फौरी मदद की ज़रूरत है। न जाने वो कब आया और मुझे उठाकर अस्पताल ले गया। ये उसने मुझे बाद में बताया
کہ مجھے 3 روز تک شدید بخار رہا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں ہذیان بکتا آ رہا تھا۔ میرے پیر کی موچ بری طرح بگڑ گئی تھی، جسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا۔ پوری طرح صحت یاب ہونے کے بعد میں پھر تجسس کے باعث اسی مکان کی طرف گیا، لیکن اس کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آس پاس کے گھروں اور دکانوں سے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا لب لباب یہ تھا کہ کافی عرصہ پہلے وہ مکان ایک عمر رسیدہ جوڑے کا تھا جن کی کوئی اولاد نہ تھی۔ کافی عرصہ بعد اولاد سے مایوس ہو کر انہوں نے ایک یتیم بچے کو گود لے لیا اور ناز و نام سے اس کی پرورش کی، لیکن وہ لڑکا بڑا ہو کر ناخلف نکلا اور بری عادتوں میں پڑ گیا۔ ماں باپ نے اس کی شادی ایک سیدھی سادی لڑکی سے کر دی کہ شاید شادی کے بعد وہ سدھر جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الٹا اس نے جائیداد کے چکر میں مبینہ طور پر اپنے ماں باپ کو زہر دے کر مار دیا۔ مشہور یہی کیا کہ باپ کو دل کا دورہ پڑا اور ماں اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کی بیوی اصل حالات سے بے خبر تھی۔ شادی کے 6 سالوں میں اس کے بطن سے 4 بچے پیدا ہوئے اور چاروں کی چاروں لڑکیاں تھیں۔ شوہر نے لڑکیوں کی پیدائش کے لیے اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا اور آئے دن اس پر ظلم کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام تک لگا دیا اور کہا کہ یہ چاروں کسی اور کی ناجائز اولاد ہیں۔ بیوی نے دل برداشتہ ہو کر اپنے اور بچوں کے کھانے میں زہر ملا کر بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ شوہر کو کوئی ایسا خاص صدمہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا وہ خوش ہوا کہ آزادی مل گئی، لیکن ماں باپ اور بیوی بچوں کی بے چین روحیں انصاف کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ ایک روز وہ مکان میں ایسا سویا کہ پھر نہ اٹھا۔ کچھ روز بعد جب مکان سے تعفن اٹھنے لگا تو محلے داروں نے دروازہ توڑ کر اس کی لاش دریافت کی۔ اس کی لاش اس حالت میں ملی کہ گردن سمیت جسم کی ہر ہڈی چور چور ہو چکی تھی اور آنکھیں زبان موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ مکان آصف زدہ مشہور ہو گیا اور پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ جو بھی رات کے وقت اس مکان میں داخل ہوتا ہے اگلے روز اس کی لاش ہی ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے خالی مکان دیکھ کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی کی پراسرار حالت میں موت واقع ہو جاتی۔ تب سے لوگوں نے اس مکان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ سارے واقعات جاننے کے بعد مجھ پر جھرجھری طاری ہو گئی۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کیوں مجھ جیسے سیاہ کار انسان کی جان بچا لی تھی۔ میرا سر ندامت سے جھک گیا۔ میں نے رضاکارانہ طور پر پولیس کے سامنے گرفتاری پیش کر دی اور اپنے تمام گناہ قبول کر لیے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے کچھ عرصے محنت مزدوری کرنے کے بعد گاڑیوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ ایک روز ذیشان اعظمی صاحب اپنی گاڑی کا کچھ کام کروانے آئے تو میری ان سے سلام دعا ہوئی۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مصنف ہیں اور ایک جریدے میں لکھتے ہیں تو میں نے اپنی داستان ان کے گوش گزار کر دی تاکہ میری سبق آموز کہانی لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے حق میں دعا کریں کہ خدا تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے زندگی کی آخری سانس تک حلال روزی اور سیدھے راستے پر چلنا نصیب کرے، آمین۔